वेलकम टू द सीरीज ऑफ MGT 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 1 करवाया जा रहा है जो कि बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन है अकाउंटिंग की और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी। तो अब अकाउंटिंग है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग के बारे में आपको यही नहीं अगर पता होगा कि अकाउंटिंग क्या है तो आप इस कोर्स को, इस सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते। सो इज़ अकाउंटिंग अ प्रोसेस। अब ये है कि क्या अकाउंटिंग प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली बात है अकाउंटिंग जो प्रोसेस है इसको एज अ प्रोसेस के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके ज़रिए कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, समराइज़ किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। और एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक एक्टिविटी है क्योंकि ये रिक्वायर करती है प्रोफेशनल जजमेंट, एक्टिविटीज़ और ऑनगोइंग एफर्ट को भी। और सिस्टम, अकाउंटिंग एक पूरा का पूरा सिस्टम भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेट शामिल होता है इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट से, ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, क्योंकि सिस्टम में भी क्या होता है कि कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और एज अ सब्जेक्ट आप इसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट या फील्ड ऑफ स्टडी भी है जिसके अंदर बहुत से टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं। अब अकाउंटिंग की एक कॉमन डेफिनेशन आप देखेंगे अक्सर आपको दी जाती है। एक तो ये दी जाती है कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एक तो ये कहा जाता है। और लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, एक मीडियम होता है। सो अकाउंटिंग जो है वो एक लैंग्वेज है बिजनेस की, तो लैंग्वेज जो है वो मीडियम होता है डेट इज़ यूज टू कम्युनिकेट। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन से मुराद ये होती है कि इन्फॉर्मेशन के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और अंडरस्टैंड भी किया जाता है। सो इससे हम कम्युनिकेट और अंडरस्टैंड क्या करते हैं, कुछ आइडियाज़ को करते हैं। कोई भी आइडिया जहन में आता है तो लैंग्वेज के ज़रिए हम उस आइडिया को दूसरे तक पहुँचाते हैं। पॉलिसीज़ जो होती हैं, जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी है वो। और प्लानिंग अगर हम करते हैं, कोई प्लान बनाया जाता है उसको कम्युनिकेट करते हैं, पहुँचाया जाता है। और इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती है मुख्तलिफ ज़राए से। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो है वो क्या है, इज़ अ लैंग्वेज, जो कि आपको पीछे भी बताया गया है कि लैंग्वेज होती है डेट इज़ यूज टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड। इसका यूज़ करते हुए हम कम्युनिकेट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं फाइनेंशियल आइडियाज़। अब फाइनेंशियल की हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल का मतलब होता है मालियात, ऐसी चीज़। जब माली तौर पे हम किसी चीज़ की बात करें तो मालियात, माली तौर पे जो हमारे पास आइडिया आता है वो फाइनेंशियल जो पॉलिसीज़ होती हैं, प्लान जो करते हैं, प्लानिंग की जाती है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है, तो इन तमाम चीज़ों को अकाउंटिंग के ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है, एक से दूसरे तक हम पहुँचाते हैं, मुंतकली का काम किया जाता है और साथ में अंडरस्टैंड भी किया जाता है। और अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखें और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन दोनों तरह की अकाउंटिंग को हम देखें, दोनों जो है वो ब्रांच है अकाउंटिंग की। सो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है, इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल आइडियाज़ हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है, फाइनेंशियल प्लान है। फाइनेंशियल आइडियाज़ की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज जो रिलेट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की हम बात करें तो पॉलिसीज़ में गाइडलाइंस और रूल्स आ जाते हैं जो कि गवर्न करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस को। और फाइनेंशियल प्लान्स के अंदर स्ट्रेटेजिक प्लान्स आ जाते हैं अचीव करने के लिए फाइनेंशियल गोल्स। अच्छा, अब जो इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करी जा रही है। एंड इन्फॉर्मेशन डेट इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इनके पैसे के हिसाब से हम उसको मेजर कर रहे होते हैं। एंड कॉजिंग अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी, और इसी से ही ये सबब बनती है चेंज होने का, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है एक एंटिटी की, यानी कि तब्दीली आना, माशी जो माली हालात हैं उसमें तब्दीली आती है किसी भी एंटिटी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या मोड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, और ये ऐसे इवेंट होते हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन को असर करते हैं और मैं पैसे के अंदर इनको हम मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल लें तो जैसे कि सेल्स, परचेजेस, रिसीट्स, पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। अकाउंटिंग जो है वो क्या है, इज़ अ लैंग्वेज। अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये एक लैंग्वेज है और इसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड बिलोंग्स टू पास्ट। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि इसको हम पैसे के हिसाब से मेजर करते हैं और ये पास्ट से जो गुजरा हुआ वक्त है उससे बिलोंग करती है। नाउ द सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो है, हो सकता है आपके जहन में भी अभी तक ये बात आई हो।
सो तीन जो है वो सोर्सेस हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। एक तो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, ट्रांजैक्शन क्या होती है? एक्सचेंज होना गुड्स सर्विस या एसेट्स का दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान जो है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसके अलावा इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स जो है वो अकरेंस होती है जो कि अफेक्ट करती है एक एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन या ऑपरेशंस के ऊपर, लेकिन ये नहीं होता कि ज़रूरी नहीं कि नेसेसरीली तौर पे इन्वॉल्व हो एक डायरेक्ट एक्शन जो है वो दूसरी पार्टी के साथ। और कंडीशंस होती हैं। कंडीशन से मुराद फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है बहुत से अकाउंटिंग फिनोमेना का, जैसे कि मैचिंग प्रिंसिपल, एक्रूअल्स और जो एस्टिमेट होता है। सो जाने जाते हैं ये अकाउंटिंग फिनोमेना के तौर पर। सो डीलिंग बिटवीन एंटिटी एंड अदर पर्सन। सो एंटिटी विद ऑनर्स भी होती है। सो ट्रांजैक्शन होती है एंटिटी और उसके ऑनर के दरमियान, जहाँ पर ऑनर जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है या रिसीव कर रहा होता है रिसोर्सेज। इसके अलावा एंटिटी विद अदर पर्सन अदर देन दी ऑनर, यानी कि ऑनर के अलावा। सो ट्रांजैक्शन होती है एंटिटी और एक्सटर्नल पार्टीज़ के दरमियान, जैसे कि कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़ या फिर दूसरे बिजनेसेस वगैरह। सो देयर आर टू क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई एंड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। दो क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करने के लिए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को। पहला ये कि मेजरेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि ट्रांजैक्शन मस्ट भी लाजमी तौर पे ये क्या होना चाहिए? क्वान्टिफाइबल होना चाहिए, यानी कि नंबर्स में होना चाहिए, इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि पैसे के हिसाब से। और दूसरा ये कि डीलिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन विद अदर पर्सन, द ट्रांजैक्शन मस्ट इन्वॉल्व। ट्रांजैक्शन में लाजमी तौर पे एक एक्सचेंज होना चाहिए या इंट्रैक्शन होना चाहिए एक एंटिटी और जो दूसरी पार्टी है उसके दरमियान, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयर या ऑनर वगैरह। सो इवेंट मीन्स एनीथिंग हैपन दैट हैपन। इवेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ होना, उसको हम इवेंट कहते हैं। लेकिन दो तरह के इवेंट होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इवेंट होता है। नॉन मॉनेटरी वो होता है जिसमें पैसा शामिल होता है, यानी कि पैसे का कोई ना कोई उसमें ताल्लुक है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो लॉस बाय फायर, आग लगने से नुकसान हो जाना, एक्सीडेंट से, या कोई एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज में गेन या लॉस होना। और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं जो कि पैसे वाले नहीं होते, जिसमें विनिंग और लूजिंग अ गेम दैट डज नॉट कैरी फाइनेंशियल इम्पैक्ट। विन करना या लूज़ करना गेम जो कि फाइनेंशियल तौर पे असर नहीं कर रहा है, कोई ऐसा गेम यानी कि जिसमें जीतने पे ना तो पैसा मिलना है ना हारने पे नुकसान होना है, तो उसको नॉन मॉनेटरी इवेंट जो है वो कहा जाता है। नाउ द कंडीशन कवर सर्टेन एडजस्टमेंट इन ऑलरेडी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। कंडीशंस जो होती है अकाउंटिंग में, सिमरात सिचुएशंस होती है जहाँ पर एडजस्टमेंट जो है वो ज़रूरी होता है। जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन या इवेंट है उनमें यानी कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और ये एडजस्टमेंट इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे जो फाइनेंशियल पोजिशन और जो परफॉर्मेंस है उनको। एग्जाम्पल्स को अगर हम लें, सो एग्जाम्पल में ये कि प्रोविजन टू बी क्रेडिट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड डाउटफुल रिकवरी फ्रॉम कस्टमर, यानी कि एक प्रोविजन क्रिएट करना एक्सपेक्टेड डाउटफुल रिकवरी के अगेंस्ट जो है कस्टमर से, जो कि रिड्यूस करता है अकाउंट रिसीवेबल और रिकग्नाइज करता है बैड डेट एक्सपेंस को। और उसके अलावा ये कि फिक्स एसेट टू बी डेप्रिशिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। तो एलोकेट किया जाता है जो कॉस्ट होती है फिक्स एसेट को, उसकी जो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ होती है उसके ऊपर। अब आपके सामने कुछ प्रैक्टिस की क्वेश्चन हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशन, यानी कि जितने भी स्टेटमेंट है इनमें से या तो वो इवेंट है, ट्रांजैक्शन है या कंडीशन है। पहला अगर हम देखें कि स्टॉक इन गोडाउन लॉस्ट बाय फायर, जो स्टॉक है गोडाउन के अंदर रखा हुआ वो बर्बाद हो गया आग लगने की वजह से, तो ये जो है वो इवेंट है। और दूसरा अगर हम देखें कि गिविंग अवे गिफ्ट्स टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटिटी, एम्प्लॉयज़ को जो गिफ्ट दिया गया है, ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन हुई है। और ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ थ्रू एक्सटर्नल ट्रेनर्स के थ्रू जो ट्रेनिंग दी गई है ये ट्रांजैक्शन है। और जो ऑर्गेनाइजिंग डिनर्स फॉर एंटिटीज़ वैल्यूड कस्टमर, एक डिनर ऑर्गेनाइज किया गया एंटिटी के जो वैल्यू कस्टमर है, ये ट्रांजैक्शन है। और रिकग्नाइजिंग डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये जो है कंडीशन है। और उसके बाद आता है फिर कि इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट स्टॉक लॉस बाय फायर, ये जो है ये ट्रांजैक्शन है। और लास्ट जो इसके बाद है वो ये कि कैश पेड एज अ चैरिटी टू अ हॉस्पिटल, कैश जो कि दिया गया है एज अ चैरिटी के तौर पर हॉस्पिटल को, ये जो है ट्रांजैक्शन है। सो तीन जो है वो सोर्सेस हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, जैसे कि बताएगी आपको। ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम अ डील, एक डील से आती है ट्रांजैक्शन जो है। और फाइनल
फर्स्ट पार्टी इज़ द एंटिटी इटसेल्फ डीलिंग विद द अदर। फर्स्ट पार्टी जो होती है वो एंटिटी होती है जो खुद से डील कर रही होती है दूसरों के साथ, और ईच अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ मेजरेबल इन मनी, यानी कि जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको मेजर कर सकते हैं और नंबर्स में, और वो भी पैसों के हिसाब से। नाउ द मनी मेजरमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। So money measurement means to assign a value in reporting currency to an accounting phenomena. मनी मेजरमेंट का मतलब क्या है कि असाइन किया जाता है एक मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि पैसों के अंदर एक अकाउंटिंग फिनोमेना को, जैसे कि ट्रांजैक्शन इवेंट या कंडीशन, एक कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग करेंसी, यानी कि जो रिपोर्टिंग करेंसी है वो कंसिस्टेंट होगी, जिस करेंसी में हम चल रहे हैं उसी करेंसी में, एक ही करेंसी में रहते हुए, यानी कि ये नहीं हुआ करेंसी हम चेंज करेंगे। So financial positions mean an entity status of resources and sources. फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि एंटिटी का जो स्टेटस है रिसोर्सेज का और सोर्सेज का। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, एंड सोर्सेज आर द मींस ऑफ फाइनेंसेस दैट इंक्लूड लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी। रिसोर्सेज जो मिल्कियत हैं और एंटिटी के, ऑर्गेनाइजेशन के, और सोर्सेज यानी कि किस तरीके से उनको बनाया गया है। तो अब ये चीज़ अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट के ज़रिए दिखाई जाती है, और ये आपके सामने मौजूद है। अकाउंटिंग इक्वेशन नीचे मौजूद है और इसी का ही एक तरह से डिस्क्रिप्शन होता है बैलेंस शीट के अंदर। सो एसेट्स आपके सामने मौजूद है यहाँ पर, फर्नीचर और कंप्यूटर है जो कि 90,000 के टोटल एसेट्स हैं, और ये एसेट्स हैं 90,000 के। अब ये जो साइड है एसेट वाली साइड, ये हमेशा बराबर आएगी लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी की, क्योंकि ये जो है एसेट्स जो है इनको बनाया जाता है लाइबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी के ज़रिए। सो लाइबिलिटीज़ के अंदर बैंक लोन आ गया 35,000 का, अदर्स पेबल आ गया 15,000 के, और टोटल लाइबिलिटी बन गई 50,000 की। और ऑनर्स इक्विटी के अंदर हमारे पास ऑनर्स कैपिटल आ गया जो कि 40,000 का है। सो एसेट्स 90,000 के बराबर हैं, लाइबिलिटीज़ जो कि 50,000 और उसमें ऐड के इक्विटी 40,000, तो हमें 90,000 आ जाएगा। इस तरीके से जो है ये हमेशा बैलेंस रहेगा। सो मेजरमेंट इन रिपोर्टिंग करेंसी। सो एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को कॉमन करेंसी के अंदर। अगर हम रुपी लेके चल रहे हैं तो रुपी में, और अगर हम डॉलर लेके चल रहे हैं तो डॉलर में ही। और फैसिलिटेट किया जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एनालिसिस। और फाइनेंशियल पोजीशन मींस फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटस होता है, एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटस होता है स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर टाइम में, जिसमें शामिल उसके एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी वगैरह होते हैं। और रिसोर्सेज आर इक्वल्स टू सोर्सेज। अब वही बात आ गई जो पीछे आई थी कि रिसोर्सेज जो है वो सोर्सेज के बराबर होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज से मुराद एसेट्स हैं और वो सोर्सेज के बराबर होंगे लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के। नाउ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंक्शंस को अगर हम देखते हैं, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें रिक्वायर्ड होती है किस लिए? क्लासीफाई करने के लिए। हम क्लासीफाई करते हैं यानी कि कैटेगराइज करते हैं ट्रांजैक्शन जो है रिलेवेंट अकाउंट्स में, जैसे कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड रेवेन्यू वगैरह। रिकॉर्ड करते हैं हम, सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है। कैप्चर करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हम लेकर आते हैं। और इसके अलावा समराइज़ करते हैं, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स की फॉर्म में समराइज़ कर लेते हैं। रिपोर्ट देते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरी रिपोर्ट्स स्टेक होल्डर्स तक। और फिर एनालाइज, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है फाइनेंशियल, लेकिन ये जो है वो प्राइमरी फंक्शन नहीं होता। और टिपिकली तौर पे जो एनालिसिस होता है इसको परफॉर्म करते हैं जो यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जैसे कि इन्वेस्टर और फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह। सो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट पास्ट इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो पास्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो गुजर चुकी है पहले ही। और अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट एंड एंड्स एट एनालिसिस ऑफ पास्ट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग साइकिल पूरी होती है, इसमें पूरे मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं। तो ये इसकी शुरुआत अगर हम देखें सोर्स डॉक्यूमेंट्स होती है, और सोर्स डॉक्यूमेंट से फिर रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, और ये एंड होता है एनालिसिस जब करते हैं आखिर में।
नाउ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेन हेड्स। सो 5 मेन हेड्स में इनको क्लासिफाई किया जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनको एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तौर पर भी जाना जाता है। और सबसे पहला जो है वो एसेट्स है आपके सामने। एसेट्स आर द रिसोर्सेज इन कंट्रोल। एसेट्स जो कि पीछे भी आ चुके हैं, एसेट्स वो होते हैं जो कि रिसोर्सेज होते हैं जो कंट्रोल में होते हैं, मिल्कियत होती हैं और कंट्रोल में होते हैं। लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, आर द प्रेजेंट्स ऑब्लिगेशन, वाजिबात जो होते हैं, अदायगी जिनकी करनी है, उनको लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। और ऑनर्स इक्विटी की हम बात करें, ऑनर्स इक्विटी इज़ द सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट रिप्रेजेंट ऑनर्स स्टेक। यानी कि ये ऑनर्स के स्टेक को रिप्रेजेंट करता है। इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि ऑनर ने खुद से जो पैसा वगैरह लगाया है वो चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, या ऑनर ने कोई पैसा निकाला है वो इसमें आ जाएगा। और इनकम की अगर हम बात करें, इनकम्स आर अर्निंग, जो भी अर्निंग हो रही है चीज़ों को बेचकर वो इनकम में आ जाती है। और एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, आर कॉस्ट डेट एक्सपायर, और कॉस्ट जो अखराजात आ रहे हैं चीज़ों को बेचने में वो जो है एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। अब आपके सामने दिखाया जा रहा है इन तमाम चीज़ों को। एसेट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि लैंड आ जाती है, बिल्डिंग आ जाती है, मशीनरी आ जाती है, फर्नीचर आ जाती है, मोटर वेन आ गई, कंप्यूटर हो गए, स्टॉक्स हो गए, रिसीवेबल हो गए, कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। कैश बैलेंस से मुराद जो कैश पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस से मुराद बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो कितना है। और उसके अलावा फिर लाइबिलिटी अगर हम देखें, बैंक से लोन जो लिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि जितना बैंक में पैसा था उससे ज़्यादा निकाल लेंगे तो फिर वो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, वो लाइबिलिटी हो जाएगी, वो हमारा फिर अपना पैसा नहीं होता, हम ज़्यादा अगर निकाल लेंगे। क्रेडिटर है जिसको से उधार लिया हुआ है उसको पे करना है। और पेबल में भी यही है कि हमने किसी चीज़ की पेमेंट करनी है। और इसके अलावा ऑनर्स इक्विटी अगर हम देखें, कैपिटल, वो जो ऑनर ने इन्वेस्ट किया है, जो पैसा ऑनर ने लगाया वो कैपिटल है। लेकिन अगर ऑनर पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। और जितना भी प्रॉफिट बनता है जो ऑनर को मिलेगा वो फिर प्रॉफिट्स में आ जाएगा। और इनकम की अगर हम देखें तो इसमें सेल्स, सेल्स जब होती है उससे हमारे पास पैसा जो आता है वो इनकम में जाएगा। सर्विस फ़ी, कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि कोई बार्बर है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्विस फ़ी में चार्ज किया जाएगा। और कमीशन, अगर कोई किसी की कोई चीज़ बिकवा रहे हैं हम, या किसी के लिए कोई और काम कर रहे हैं और वो उसके बदले हमें कुछ कमीशन दे रहा है, वो इसमें आ जाता है। एक्सपेंसेस की हम बात करें, परचेजेस, हम सामान ख़रीदते हैं बेचने के लिए, वो परचेजेस में आएगा। सैलरीज देनी है वो इसमें आएगी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह वो इसमें आ जाएगा। रिपेयर करवाइए कोई चीज़, एडवर्टाइजमेंट का कोई ख़र्चा है, टेलीफोन का जो ख़र्चा होता है वो भी, ट्रैवलिंग करने का, फ़्लाइट का, ये भी एक तरह का सामान लाने का एक तरह का वो होता है, किराया वगैरह। और रेंट, जहाँ पर जो बिल्डिंग वगैरह उसका, और स्टेशनरी वगैरह का जो सामान होता है उसका। सो देयर आर मेन 5 हेड्स। अब ये 5 हेड्स जो है वो आ चुके हैं पीछे ही, इसकी समरी है आपके सामने। तो पीछे 5 मेन हेड्स आ गए हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी भी उसको कहते हैं, इनकम और एक्सपेंस वगैरह। सो एसेट्स आर रिसोर्सेज इन कंट्रोल ऑफ एंटिटी। एसेट्स ऐसे जो है वो रिसोर्सेज होते हैं, कंट्रोल में भी होते हैं और इनसे फ़ायदा भी होता है। जबकि लाइबिलिटीज़ आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशंस है, वाजिबात हैं, उनको हम कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मींस ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। यानी क्या है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की अगर हम मीनिंग देखें तो ऑब्लिगेशन जो कि अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पीरियड के जो एंड के ऊपर ऑब्लिगेशन है, यानी कि रिपोर्टिंग पीरियड के एंड तक मौजूद जो ऑब्लिगेशंस होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। और अकाउंटिंग हेड्स आर सब हेड्स, सब हेड्स होते हैं। नाउ द एंटिटी एंड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब हम एंटिटी और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें, सो पर्पस क्या होता है किसी भी एंटिटी का, ऑर्गेनाइजेशन का? प्रॉफिट मोटिव वाली होती है तो बिजनेस हम करते हैं, जिसको प्रॉफिटेबल बिजनेस हम कह सकते हैं। और नॉन प्रॉफिट की भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वेलफेयर सोसाइटी। कुछ वेलफेयर सोसाइटी या वेलफेयर के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पैसे कमाना ही हो। सो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज इन्वॉल्व इन बोथ प्रॉफिट मोटिव एंड नॉन प्रॉफिट एंटिटीज। अब दोनों ही तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटिटीज़ हैं, जहाँ चाहे वो प्रॉफिट कमाना उनका मकसद है या नहीं है, तब भी वहाँ पर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। पैसा वहाँ पर भी आता है जहाँ पर जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि उनको भी लोग डोनेट वगैरह करते हैं, या फिर कोई उनके और सोर्स है, जैसे कि कोई रेंट पे उन्होंने कोई शॉप्स दी हुई हैं तो वहाँ से उनके पास आ रही है अर्निंग। तो वहाँ पर भी हिसाब किताब की ज़रूरत तो पड़ती है, उनको भी हिसाब किताब की ज़रूरत पड़ेगी। सो देयर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ अ नीड फॉर अ बिजनेस एज वेल एज वेलफेयर सोसाइटी। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो ज़रूरत होती है बिज़नेस के लिए भी, ऐसे बिज़नेस जो प्रॉफिटेबल हैं, जिनका मकसद ही प्रॉफिट कमाना है, और दूसरी तरफ जो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है। क्योंकि वेलफेयर के लिए वो काम कर रहे हैं तो उनको फंड्स भी कहीं ना कहीं से तो मिल रहे होते हैं, और वो जो है
या फिर वो उनकी कोई और सोर्स होती है, जैसे कि कोई रेंट वगैरह के ज़रिए, तो वो उसके ज़रिए जो वो काम कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब किताब के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। सो फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस बिजनेस हैज़ अ सेपरेट एंटिटी और आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए किसी भी बिजनेस को हम ऑनर से अलग देखते हैं। बिजनेस भले ही ऑनर की मिल्कियत है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए, ताकि हिसाब किताब करने में गड़बड़ ना हो, ताकि ऑनर के अपने अखराजात जो बिजनेस के अखराजात के साथ सब ना हो सके, तो सेपरेट रखने के लिए, ताकि पता चल सके कि जो भी अखराजात हो रहे हैं वो कंपनी के, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अलग हैं, जबकि ऑनर के जो अखराजात हैं वो अलग हैं, इसलिए सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। सो अ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स ऑनर, बिजनेस सॉल्व प्रोप्राइटरशिप ही क्यों ना हो, क्योंकि सॉल्व प्रोप्राइटरशिप में तो पूरा का पूरा बिजनेस ऑनर का होता है, जबकि कंपनी में कई सारे ओनर होते हैं, पार्टनरशिप में 2 होते हैं एटलीस्ट। तो फिर भी हम जो है, चाहे एक ही ओनर का बिजनेस ही क्यों ना हो, जब अकाउंटिंग करते हैं तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑनर को हम सेपरेट जो है वो कंसिडर करते हैं बिजनेस से। सो अकाउंटिंग इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंटिटी। हर तरह की एंटिटी के लिए अकाउंटिंग रिक्वायर्ड है, चाहे वो प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, पैसा कमाना मकसद है या नहीं है, तब भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस है सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस अलग है अपने ऑनर से। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। और ये भी एक चीज़ है कि अकाउंटिंग एंटिटी जो है वो डिफरेंट होती है एक लीगल एंटिटी से। नाउ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके यूजर्स कौन कौन हैं? सो ट्रेड कॉन्टैक्ट, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। तो यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस और इन्फॉर्म डिसीशंस के लिए ट्रेड टर्म्स के बारे में। और एक चीज़ और भी ये कि जो इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स या ओनर्स होते हैं, ये यूज़ करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ताकि इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें बाइंग, होल्डिंग या सेल्स को शेयर करने के बारे में। इसके अलावा लेंडर्स, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस आर लेंडर्स। सो ये जो यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एवेल्यूएट करने के लिए कंपनी की जो एबिलिटी है सर्व करने के लिए, उसका जो डेट है, और इन्फॉर्म करने के लिए लैंडिंग डिसीशंस। इसके अलावा टैक्स अथॉरिटीज़ जो है असेस द टैक्स पेएबल बाय एंटिटीज़ इंक्लूडिंग सेल। जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भी ये यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन असेस करने के लिए, जो टैक्स लाइबिलिटी है, और इंश्योर करने के लिए कंप्लाइंस होना जो भी टैक्स लॉज हैं उस कंट्री के जहाँ पर कंपनी मौजूद है या ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, और जो कलेक्ट टैक्स ओड है वो। अच्छा, ये पॉइंट पहला वाला आपको पहले ही बता दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स और एडवाइज़र होते हैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरेस्टेड होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर, के कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर जो है वो कितने एलोकेट करने हैं। और ये इस तरह का जो टॉपिक है, ये इसकी डिटेल ज़्यादातर आप इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ते हैं। और मैनेजर्स और एम्प्लॉयर्स होते हैं जो टू इनेबल देम, ताकि वो मैनेज कर सकें बिज़नेस को। और इसके अलावा पब्लिक एंटिटी, ताकि वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकें जो लोकल इकोनॉमी है उसके लिए। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि जनरल पर्पस होते हैं, यानी कि इनके यूज़र्स भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। सो अंडरलाइंग अजम्पशन गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न की हम बात करें, गोइंग कंसर्न क्या है? अजम्पशन डेट अ बिजनेस एंटिटी विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। सो एक बिज़नेस को गोइंग कंसर्न किया जाता है अगर एक्सपेक्टेड होता है कि वो कंटिन्यू करे उसका ऑपरेशन फोर्सिएबल फ्यूचर तक, पूरा करते हुए उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और अचीव करते हुए उसका गोल। फोर्सिएबल फ्यूचर की अगर हम बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके ऊपर एक बिज़नेस जो है वो रीजनेबली तौर पर एक्सपेक्टेड होता है कि कंटिन्यू करे और उसको ऑपरेट करना। टिपिकली कंसीडर किया जाता है एटलीस्ट जो है वो 12 मंथ जो है। तो उसके बाद ये कि फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड इफ एंटिटी इज़ नॉट गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं किया जा सकता अगर एक एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न नहीं है। सो अगर बिजनेस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि
वो लिक्विडेट हो सकता है या फिर उसके ऑपरेशंस रुक सकते हैं। और ऐसे केसेस के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे कि एक्रुअल अकाउंटिंग, मैचिंग प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो रिलेवेंट नहीं होंगे। इसके मुकाबले में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़रूरी होगा कि उनको प्रिपेयर किया जाए लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर, जो कि रिफ्लेक्ट करें एंटिटी की एक्सपेक्टेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और उसके बाद ये कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वुड बी डिफरेंट इफ़ एंटिटी इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होगी। सो एंटिटी को ज़रूरी होगा कि प्रिपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि लिक्विडेशन बेसिस पे तो बात बताई गई थी, डिस्क्लोज करें गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी को जाहिर करें और उसका जो असर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, प्रोवाइड करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जैसे कि एक्सपेक्टेड लिक्विडेशन वैल्यू। नाउ द रिकग्निशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो एलिमेंट है उनकी रिकग्निशन की अगर हम बात करें तो एसेट्स हैं। एसेट्स क्या है? प्रोबेबल इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कॉस्ट ऑफ वैल्यू कैन बी मेजर रिलायबली। एसेट्स जो है वो क्या होता है, जब एसेट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो ये कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट उनसे मिलेगा, कोई ना कोई फ़ायदा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। और उसकी जो कॉस्ट या वैल्यू होती है उसको भी मेजर किया जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ मनी हम मेजर कर सकते हैं रिलायबिलिटी तौर पर। और लाइबिलिटी की हम बात करें तो प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, ये उसका उलट है एक तरह से। वहाँ इनफ्लो होता है, यहाँ पर आउटफ्लो होता है। एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट रिजल्ट फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो इसमें आउटफ्लो होगा कोई ना कोई, उसके बाद ही सेटलमेंट होगी। और उसके बाद ये कि अमाउंट एट विच सेटलमेंट विल बी टेक प्लेस कैन बी मेजर, और इसमें भी ये कि इसका जो अमाउंट है उसको रिलायबली तौर पे मेजर किया जा सकता है कि लाइबिलिटी कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इनकम की हम बात करें, इंक्रीज इन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिलेटेड टू एन इंक्रीज इन एन एसेट और डिक्रीज ऑफ अ लाइबिलिटी हैज़ अराइजन। इनकम यही है, अब जब कोई सेल होती है तब इनकम आती है हमारे पास, और इससे जो है इंक्रीज होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो कि रिलेट करता है कि इंक्रीज होना एक एसेट में या फिर डिक्रीज होना लाइबिलिटी में। और अमाउंट कैन बी मेजरेबल रिलायबली, और इसका भी अमाउंट जो है मेजर कर सकते हैं रिलायबली। और एक्सपेंसेस की हम बात करें, डिक्रीज एक्सपेंसेस, जब अखराजात होंगे तो डिक्रीज होगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो कि रिलेट करता है डिक्रीज होना एसेट के अंदर कमी आएगी या फिर इंक्रीज होना लाइबिलिटी में। और एंड कैन अमाउंट कैन बी मेजर रिलायबली, अमाउंट लेकिन मेजरेबल है रिलायबली। सो रिकग्निशन मीन्स टू आइडेंटिफाई करेक्ट मेन हेड, यानी कि रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि सही जो हेड है उसको रिकग्नाइज किया जाए। और रिकग्निशन इज़ डन एट क्लासीफाइंग स्टेज इन अकाउंटिंग साइकिल, जब क्लासीफाई कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस वक्त रिकग्निशन जो है वो की जाती है। नाउ द मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेजरमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स की अगर हम इनको देखें तो इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट आ जाती है, ओरिजिनल परचेज प्राइस जिस पे ख़रीदा गया है किसी भी एसेट को या हासिल किया गया है उस, या फिर लाइबिलिटी को, उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। हिस्टोरिकल इसीलिए कह रहे हैं कि उस पर हमने ख़रीदी कोई चीज़ इस वजह से, जैसे कि एक इक्विपमेंट ख़रीदा है 10,000 रुपीज़ का या डॉलर का, तो वही उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी। और फिर करंट कॉस्ट होती है द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन एसेट और सेटलिंग अ लाइबिलिटी एट करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस पे जो होगी उसको हम करंट कहेंगे, क्योंकि करंट जो चल रही है। हिस्टोरिकल, अब जैसे प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिस पे हमने खरीदा वो हिस्टोरिकल है, लेकिन अब वैल्यू जो बढ़ गई है उसको हम कहेंगे करंट है। जैसे कि इक्विपमेंट खरीदे गए 10,000 के, लेकिन अब वो 12,000 के हो गए, तो वो 12,000 करंट कॉस्ट हो गई। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू की अगर हम बात करें, सेटलमेंट वैल्यू, द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एन एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि वो अमाउंट जो कि रिसीव्ड होगा सेल करने से, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिसीव होगा सेल करने से एक एसेट, और फिर हम माइनस करेंगे कॉस्ट जो है उसकी डिस्पोजल की, या फिर अमाउंट जो कि एक्सपेक्ट किया जाएगा कि पे करेंगे जब सेटल करेंगे एक लाइबिलिटी। जैसे कि इन्वेंट्री जो है वैल्यूज़ किया गया उसको 5,000 के ऊपर, और एक्सपेक्टेड ये कि उसको सेल किया जाएगा 6,000 के ऊपर, लेकिन सेलिंग जो है कॉस्ट होगी 1,000, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यूज़ की 5,000 ही बनेगी, क्योंकि 6,000 में अगर उसको आपको मिल गए हैं तो 1,000 उसकी सेलिंग कॉस्ट आ रही है, तो वो फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई। और फिर प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम बात करें, सो करंट वैल्यू जो होती है फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड होती है ताकि रिफ्लेक्ट कर सके टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि एक कंपनी जो कि एक्सपेक्ट करती है कि उसको 1,000 रुपीज़ मिलेंगे 2 ईयर्स में, और अज्यूम करें कि 10% जो है वो डिस्काउंट रेट है, सो प्रेजेंट वैल्यू कुछ होगी इसकी 826। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1,000 को हम डिवाइड करेंगे
1+0.10 से, और उसके ऊपर पावर जो है वो 2 होगी। ये पूरा का पूरा फार्मूला लगा के निकाली जाती है, तो जब ये आगे आएगा तो फिर आपको क्लियर होगा। सो हिस्टोरिकल कॉज जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है इसको, और इसको कंबाइन भी किया जाता है दूसरे बेसिस के साथ। सो नेक्स्ट ये कि इनिशियल मेजरमेंट इज़ डन एट रिकग्निशन। इनिशियल मेजरमेंट जो है वो जो प्रोसेस है असाइन करने का मॉनेटरी वैल्यू जो है एक एसेट को या लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, वो किया जाता है उस वक्त जब इसको पहली बार रिकग्नाइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और ये टिपिकली किया जाता है ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर। और उसके अलावा अगर हम देखें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो है नीडफुल, ये ज़रूरी होता है एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में, एंड इन सर्टेन केसेस एट द टाइम ऑफ डी रिकग्निशन। सो ये प्रोसेस है री मेजरिंग करने का एक एसेट लाइबिलिटी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लेटर डेट पे, टिपिकली जो एंड होता है हर अकाउंट रिपोर्टिंग पीरियड का, इसको किया जाता है ताकि ये रिफ्लेक्ट करे चेंजेस जो है आइटम की वैल्यू या सर्कमस्टेंसेस में। और अगर हम डी रिकग्निशन की बात करें तो जो रिमूवल होता है एक एसेट या लाइबिलिटी का बैलेंस शीट से जब वो पूरा नहीं करता रिकग्निशन क्राइटेरिया। सो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर हम क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स देखें यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, तो इसमें रिलेवेंस आ जाता है, यानी कि कन्फर्मेटरी वैल्यू है, प्रिडिक्टिव वैल्यू, या दोनों के दोनों भी आ जाते हैं। इसके अलावा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर ये कंप्लीट होना, एक तो ये कि कंप्लीट हो, मुकम्मल हो, न्यूट्रल हो, बायसनेस से ना हो और एरर ना हो, इसके फ्री फ्रॉम एरर हो। मटेरियलिटी है, यानी कि मटेरियलिटी इज़ एन एंटिटी स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रिलेवेंस। एंटिटी का एक ख़ास जो एस्पेक्ट होता है रिलेवेंसी का, जो कि मटेरियलिटी से मुराद जो कि नेचर के ऊपर बेस करता है, मैग्नीट्यूड या साथ में दोनों के ऊपर भी बेस कर सकता है। अगर हम कंपैरेबिलिटी देखें तो इसमें कंसिस्टेंसी हो, यानी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वेरीफाइबिलिटी देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। टाइमलीनेस देखें तो टाइमली रिपोर्ट हो वक्त पे और इन्फॉर्मेशन रिलायबल हो। अनरिलायबल ना हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी है, यानी कि रीजनेबल नॉलेज हो और डिस्क्लोजर हो। सो क्वालिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस क्वालिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती क्वालिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, जैसे कि रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये एसेंशियल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए हाई क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये करेक्टरिस्टिक्स हेल्प करती है इंश्योर करने में कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है और मीनिंगफुल है यूज़र्स के लिए। उसके बाद ये कि इन्फॉर्मेशन इज़ मटेरियल इफ इट्स नॉन डिस्क्लोजर चेंजेस द डिसीजन ऑफ द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो मटेरियलिटी की अगर हम बात करें, ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, और इससे मुराद मैग्नीट्यूड होता है एक ओमिशन का या मिस स्टेटमेंट का, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजंस इन्वेस्टर्स के, क्रेडिटर्स के या दूसरे स्टेक होल्डर्स के। अगर ओमिट कर देंगे या एक इन्फॉर्मेशन को हम छोड़ देंगे या फिर गलत तरीके से बताएंगे, तो ये चेंज कर सकता है यूज़र का डिसीजन, उसको तब्दील कर सकता है ये। तो ये थी आज की वीडियो, आज का ट्यूटोरियल। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।